वैसे हाथ बहुत पसंद आया तुम्हारा। म्हणजे इंजेक्शन देती हो तो पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा? ध्यान तो कहीं और रहता है तुम्हारा। पता है तुम्हें? हाँ, सब पता है मुझे। कहाँ देखते हो, क्या सोचते हो, सब। वैसे ये मीठी मीठी बातें करने के अलावा और काम क्या करते हैं आप? बस एक छोटा मोटा रियल एस्टेट का कामकाज है। भगवान की दया से गरीब का पेट भर जाता है। भगवान आप जैसा गरीब सबको बनाए। आराम कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? सोडा मतलब इरादा क्या है आपका? सोचता हूँ तुझे भी मेरे जैसा गरीब बना ही दो। अच्छा, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लोग शहर आते हैं बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन शहर की जिंदगी की अपनी जरूरतें होती हैं। यहाँ ज्यादा कमाई तो होती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो लोग कल तक कम सुख सुविधाओं में जीने के आदी होते हैं, शहर की चकाचौंध में उनकी सोच भी बदल जाती है, उनके सपने भी बदल जाते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की होड़ में इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा कमाना चाहता है। इसी चक्रव्यूह में उलझकर हम में से कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, और कुछ किसी जाल में फंस जाते हैं या फिर किसी गैर कानूनी गतिविधि में उलझ जाते हैं। और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। भाइयों और बहनों, आज मुझे आपके सामने ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम सबकी मेहनत से अहमदनगर के हमारे इलाके में इस पतपेढ़ी का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये शुभ कार्य करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा भवानी साड़ी केंद्र की सरिता मोरे जी को, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत हमारे इस इलाके में हर कोई खुशहाल और सेहतमंद है। इसीलिए तो हम सब लोग इन्हें देवी मानते हैं। सरिता जी, हम सब की तरफ से मैं आपको विनती करता हूं कि आपके शुभ हाथों से इस पतपेढ़ी का उद्घाटन करें। देख शंकर, काम थोड़ा टेढ़ा है पर करना पड़ेगा। साहब, सीधे काम के लिए आप मुझे क्यों याद करते? बोला ना। हमें नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। हो सकता है हमारा शक गलत साबित हो, इसीलिए इस काम को करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देगी, समझ रहे हैं? और इसीलिए ये काम हम तुम्हें सौंप रहे हैं। पर साहब, काम का है 7/12 काढायचा है कसं? म्हणजे कुंडली निकालनी है, उसके बारे में आगे पीछे। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये बता दो कि वरात कोणाची काढायची है? एक साड़ी की दुकान है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में साड़ी की एक दुकान आखिर पुलिस के लिए इतनी अहम क्यों हो गई थी? क्या राज था जिसे ढूंढना बेहद जरूरी था? और वो कौन लोग थे जिन पर कार्यवाही करने से पहले पुलिस पूरी सावधानी बरत रही थी? हर एक चीज की कड़ी जांच की जा रही थी, लेकिन सही मायनों में ये तो इस कहानी का अंतिम चरण था। इस कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। आई बस झालं। तुला किती बार सांगितलंय, मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। शादी नहीं करनी है तो क्या सारी उम्र घर में बैठी रहेगी? आई, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस लड़के से नहीं। काय झालं? क्या खराबी है इस लड़के में? कैसे समझाऊं? ये लड़का गांव में रहता है। अरे तू कौन से शहर में पली बड़ी है? बिल्कुल सच कहा तुमने। मेरा पूरा बचपन इस गांव में बीत गया, पर मुझे अब मेरी जिंदगी नहीं काटनी यहाँ।
नहीं बाबा, मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुंबई जैसे शहर। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, वहाँ मेरा घर होगा। मैं शहर में रहना चाहती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता भानावर ये देख बेटा, पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। अरे गृहस्थ भी कोई चीज होती है ना। नहीं आई, आज के तारीख में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही इंसान की औकात बनाता है। अगर ऐसी बात है ना तो नहीं है मेरी औकात। अरे नहीं है मेरी औकात तेरे लिए शहर से कोई ना बड़ा अमीर लड़का ढूंढ के लाने के लिए। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो चुका है। अरे लड़के वालों को शगुन तक दे चुके हैं हम लोग। अगर फिर भी तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है ना तो हमारे लिए थोड़ा सा जहर लेके आ। बाबा जहर विष, जहर खा के मर जाते हैं, फिर तेरे दिल में जो आना है ना वो कर। अहो तो तुम्ही कुठे चाललात? अहो बोलूं या ना बोलूं समझ में नहीं आता इनको। इसे समझो, ऐसे ही दिन काटने पड़ेंगे मुझे। काय झालं सरिता, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तो और क्या करूं? एक मोबाइल फोन लाके देने कहा था तुमसे, 1 महीना बीत चुका है, अभी तक लाके नहीं दिया। ये देख रहे हो, कपड़े के साबुन से हाथ में छाले पड़ गए, और तुम्हें उससे क्या वॉशिंग मशीन क्या मांग ली, जैसे ताजमहल मांग लिया हो। गर्मी से जान जा रही है मेरी। हेयर कंडीशनर नहीं तो एक एयर कूलर तो लाके देते। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे शादी से पहले महल में रहती थी तुम। नहीं ना, इसलिए तो तुमसे उम्मीदें थी, पर तुम्हें उससे क्या? मुझे क्या पता था कि गले में ऐसा निकम्मा इंसान पड़ेगा। देखो सरिता, चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से तो बात करना ही बेकार। काय झालं सरिता? सरिता काय झालं सरिता? क्यों इतना गुस्सा करती हो? ये मेरा गुस्सा नहीं, तुम्हारा जबरदस्ती का प्यार है। मतलब शायद मैं पेट से हूँ। अरे ये तो खुशी की बात है। हाँ, मी बाबा होणार आहे, मला मुलगा होणार आहे सरिता। मी खूप खुश आहे। चुप रहो, इस खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आएगी। उसका क्या करोगे? सरिता तू टेंशन नको, मी आहे ना। अरे तुम हो ना, इसीलिए तो। सरिता, सरिता, अरे माझ्या सोना, अरे सोना राजा, अरे कोणावर गेला रे तू? आईवर की बाबावर? अरे वा, अरे वा, इकडे बघ रे. अरे माझ्या. क्या झालं सरिता, क्या सोच रही हो? देखो, भगवान ने हमारा रिश्ता सुधारने के लिए एक वजह दी है कि हम प्यार से नहीं रह मुझे हमारा रिश्ता सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ। अब मैं मेरे बच्चे के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे इसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे। और मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं चुकाऊंगी। ये देखिए, एकदम नई चीज है। अरे भाई जल्दी देना पेपर्स, टाइम नहीं है मेरे पास। काय साहेब तुम्ही पण यार, ये ऐसे बोनी के टाइम पे कोई एन्क्वायरी करने आ जाता है क्या? ते साहेब सरकारी नोकरी आहे आमची, कॉर्पोरेशनचं काम आहे। हाँ, तुमची नौकरी थी नौकरी, और हमारा काम उसका क्या? ये देखिए, क्या चाहिए आपको? और बोलिए। ये अच्छा, ये दुकान मालिक का नाम? सरिता मोरे। सरिता मोरे। और तुम कौन हो? जी, राजा मोरे। अच्छा, उनका आईडी प्रूफ चाहिए। वो नहीं अभी इधर। अरे नहीं मतलब क्या चाहिए मेरे को? राजा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इन पर बिगड़ रहे हो? देखो ना, काम के टाइम पे इंक्वायरी करने आ जाते हैं। जाओ तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। मैडम तुम्ही कौन? मैं सरिता मोरे। मैडम आपका आईडी प्रूफ चाहिए। ओह, 1 मिनट। ये आईडी प्रूफ।
अरे वाह मैडम, आपकी फोटो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। सभी पेपर्स तो मुझे मिल गए, हाँ। लेकिन एक बात पूछना मैं भूल गया। पूछिए ना। कब से शुरू हुई है दुकान? बस यही कोई 4-5 साल पहले। अरे आपको चाय पानी लेंगे? बैठे ना थोड़ी देर यहाँ। अरे नहीं मैडम, शुक्रिया। फिर कभी आऊंगा। जरूर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते। कुलकर्णी, क्या खबर? सर, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। और कुछ? नहीं सर, मैंने ठीक से देखा, लेकिन पूरी दुकान में शक करने वाली कोई बात दिखी नहीं मुझे। कुलकर्णी, कई बार हम अपनी आंखों के सामने रखी चीज को भी पहचान नहीं पाते। इनके खिलाफ कोई तो ऐसा प्रूफ होगा जो हमें अब तक नहीं मिला। फिलहाल इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करो, देखो कुछ मिलता है। ठीक है सर। बीड़ जिले के एक छोटे से गांव में पली बड़ी सरिता सावंत को हमेशा से बड़े शहर का आकर्षण था। बड़े शहर की चकाचौंध में एक खुशहाल जिंदगी उसका सपना था। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारा हर सपना सच हो। जिंदगी कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी पहेलियां लेकर आती है जिन्हें बूझना आसान नहीं होता। सरिता की जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी। पिछले 10 सालों में उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव का राज क्या था? और क्या ये साड़ी की दुकान ही सरिता का सपना थी? सरिता मोरे की कहानी ऐसे कई सवालों से घिरी थी और तभी अहमदनगर में ही इस कहानी का दूसरा अध्याय लिखा जा रहा था। नहीं 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 प्लीज 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 मुझे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं ये काम नहीं करूंगी। प्लीज 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 नहीं। बहुत हो गया जानवी, मैं जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझसे पाप बंद कराओ प्लीज। The number you are trying to call is currently switched off. तुझे अभी भी उम्मीद है क्या? इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदा हूँ माँ। लेकिन बेटा, इस छोटी उम्मीद पर कब तक जिंदा रहेगी तू? कभी ना कभी तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। अगं कशाला समजवते तिला? वाटेल ते करू दे तिला। करो, तुम्हारी जो मर्जी आहे करो। देख, ये सब मैं सही नहीं सकता। मैं जहर पीकर अपने आप को खत्म ही कर देता हूँ। बाबा नहीं, हाँ अरे बाबा नहीं, बाबा आई शपथ सांगतो, मला जगायची इच्छाच नाहीये। छोड़ो इसे। सुचित्रा, क्या करेगा जी के? मैं नहीं जीना चाहता हूँ। मैं बाबा काय बोलते तुम्ही? मेरी बात मानो। क्यों मानू तेरी बात? तू मानती है मेरी बात? जा, तुझे जो करना है वो कर ले। मैं ये सब देख नहीं सकता, मुझे मरने दे। आप जो बोलोगे मैं आपकी बात मानूंगी, जो बोलोगे वही करूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी। ये सब मत करो प्लीज। देखो बेटा, मैं समझता हूँ तू किस दर्द से गुजर रही है, मुझे एहसास है। मगर बेटा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तुझ्या भल्यासाठीच सगळं करतोय ना ग। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुमची मुलगी आता आमची जिम्मेदारी। हाँ, पर उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे काका, क्यों टेंशन लेते हो आप? हाँ, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना आप? हाँ हाँ। एक काम करिए, 6,000 रुपये जमा कर दीजिए बस। सोनू के लिए सत्य है, सत्य है।
राम नाम 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 राम नाम। हेलो, आखिर क्या हुआ था जाह्नवी के साथ? क्यों उसके माता पिता उसकी मौत का कारण बन गए? कौन सा राज था जिसे दबा दिया गया? लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। मुजरिम चाहे कितनी भी खैर मना ले, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आता ही है। इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी थे, कई सनसनीखेज खुलासे होने बाकी थे, नए किरदार जुड़ने बाकी थे। काय ग, अजून चपात्याच करतेस? बाकीची कामं कधी करणार आहेस? झालं आणते. झालं आणते. चपात्या घेऊन ये बाहेर. हो. आई, सब्जी में नमक कम है क्या? जेवणात लक्ष कुठे असतं हिचं? खाने में नमक कहाँ से होगा? आणि कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये हमारे घर में आई? ये मनुष्य कहीं मर क्यों नहीं जाती? आई, भगवान के लिए मुझे कुछ बोलने देगी तू? सुनो, तुम दोनों मियाँ बीवी जाके फैसला करो, बात को खत्म करो। दे मीठ आता. ये तू चल चल आता. चल तू आता. ये इकडे. ऐकलंस ना काय बोलतायत ते? अब तू ही बता मुझे क्या करना है? लेकिन सिर्फ नमक की वजह से इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आरती, आई बाबा जो बोल रहे हैं ना वो बात मान ली तो ठीक है, पर तुझे क्या लगता है वो तुझे इस घर में रहने देंगे? देख, छोटी छोटी बात पर ताने कसेंगे आरती, समझ रही है तू? तो तुम क्या चाहते हो? सर, सरिता मोरे के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में अक्सर बात करती थी और वो महीने में एक बार पुणे जाती भी थी। शिंदे, हो सकता है कि पुणे के उस स्कूल से हमें उसका अतीत का कोई खोया हुआ पन्ना मिले। एक काम करो, अपनी एक टीम को लेकर तुरंत पुणे जाओ। सर, अहो, कुठे चाललोय आपण? तू चल तर. बहुत गलत काम किया मैंने, बहुत चिल्लाया तुम पर. यार मुझे माफ कर दे यार, पण काय करूं, आई भी ना बहुत किटकिट कर रही थी. तर मग आता काय करायचं? गलती की है तो सजा तो भुगतनी होगी ना. मतलब चल सांग. हर बार मतलब पूछती है. चल तुला आज नवीन साडी घेऊन देतो. अरे वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माझी बायको आहेच तशी. आइए सेठ, बैठिए बैठिए। हाँ, इधर क्या? हाँ, ये देखिए, ये एकदम नई चीज आई हमारी दुकान में, पहली बार आपको ही दिखा रहा हूँ। यस ऑफिसर, इस लेडी को मैं पर्सनली जानता हूँ। इनका बेटा हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन आपको इनका नाम किसी ने गलत बताया। गलत नाम मतलब? हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका नाम सरिता मोरे नहीं, सरिता द्योले अक्सर यहाँ आती है। क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? यही ढूंढने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। रोहन के फादर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आपके रिकॉर्ड्स में तो होगा ना? जी हाँ, आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगा। एक और बात, मुझे रोहन से मिलना है। देखिए ऑफिसर, एक्चुअली सब आप बच्चे की चिंता मत कीजिए, आई हैंडल द सिचुएशन, प्लीज। यस सर। रोहन द्योले क्लास 7 से जो है उसको यहाँ लेके आओ। ओके सर। थैंक यू। रोहन हे तुझ्यासाठी, मी तुझ्या वडिलांचा ना खूप जुना फ्रेंड, त्यांच्या शाळेचा फ्रेंड। सच? 100%। मुझे तुम्हारे पापा को मिलना है। वो आजकल रहते कहाँ हैं? वो हमारे गांव में रहते हैं, कुलगांव। कुलगांव? लेकिन तुम्हारी माँ तो अहमदनगर में रहती है ना? हाँ, जब मैं छोटा था ना तब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि पापा उनसे बहुत फाइट करते, इसलिए मेरी मम्मा उनसे अलग रहती है। अच्छा,
तुम्हें तुम्हारे पापा अच्छे लगते हैं? मुझे दोनों भी अच्छे लगते हैं। तो मैं अब जब पापा से मिलूंगा ना, उनसे कहूंगा कि मम्मा से फाइट ना करें, ठीक है? थैंक यू बेटा। यू कैन गो नाउ। यस सर। आपण तर दुकानात होतो ना, मग घरी कसं काय आलं? घरी कसं काय आलं? मी घेऊन आलो तुला घरी. क्या क्या हुआ था मुझे? बस इकडे जरा मागे हो जरा, टेकून बस. सावकाश. बसला? साड़ियाँ देखते देखते तुम्हें चक्कर आने लगा. वो अच्छा हुआ मैं वहां था, नहीं तो वही गिर जाती. मग तुला मी रिक्षात टाकलं आणि घरी घेऊन आलो. काय झालं होतं मला? अगर सांगितलं ना, डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि थकान की वजह से ऐसे हुआ. कौन से डॉक्टर? ते आपले जोशी डॉक्टर जे नेहमी येतात ते. हाँ, तू आराम कर. लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो मुंबई गए है ना. हे बघा, जे काय असेल ना ते प्लीज खरं खरं सांगा. मेरा 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 सर इतना क्यों भारी है आणि पोटात पण खूप दुखतंय माझ्या. हो हो माहिती आहे मला. बघ ते जोशी डॉक्टर त्यांच्याकडे पाटील आहे ना, तो आला होता. हाँ, काळजी घे. हाँ, चल. पाटिल? लेकिन उनके यहाँ पे कोई पाटिल वाटिल काम नहीं करता. इसका मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? तुझा माझ्यावर विश्वास नहीं है का? तेरे से तो बात करना ही फिजूल है. लाइट और फैन चालू है, मतलब घर में कोई तो होना चाहिए. चेक करो घर में. सर सर क्या हुआ ऐसे? मुंह से बहुत बास आ रही है, लगता पिया हुआ है. पानी डाल इसके मुंह पे. सर मेरी नई नई शादी हुई थी साहब. भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन वो बात बात पर गुस्सा होती थी, बात बात पर झगड़ा करती थी, बात बात पर गालियां देती थी मुझे. कुछ समय के बाद रोहन हुआ. मैं बहुत खुश था साहब, लेकिन उसे खुशी नहीं चाहिए थी साहब. उसे साहब बहुत पैसा चाहिए था साहब, बहुत पैसा. पैसे चाहिए मुझे, पैसे. पैसे बढ़ाने की अक्ल तो है नहीं, बस आवाज बढ़ाना जानते हो. तुमसे तो बात करना ही बेकार है. बेकार तो तुमने मेरी जिंदगी बना दी है. मेरे बेटे के साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगी. इसी गरीबी में से हटने नहीं दूंगी मैं उसे. तो क्या करोगी तू? एवढी जाकड असेल ना, जा बाहेर आणि कम पैसे कमवून दाखव. तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है मुझे, मैं मेरा देख लूंगी. वैसे भी एक नौकरी देख ली है मैंने. काय? कुठे? हॉस्पिटल में, श्री अंबे प्राइवेट हॉस्पिटल. नर्स का काम है. 7,000 रुपए पगार है. लेकिन तुमने तो नर्सिंग का कोर्स भी नहीं किया ना. इतने सर चुपता तुम्ही. मैंने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया, ये आप जानते हैं, और वो डॉक्टर तो नहीं जानता.
क्यों? तोंड काय बघताय? जेवा लवकर. नर्सिंग का कोर्स किया है? जी सर. कितने साल पहले? 2 साल पहले. आप कहाँ काम करती हो? साहब वो पिछले साल मेरे को बच्चा हुआ था तो काम छोड़ रखा था. ठीक है, मैं कोर्स का सर्टिफिकेट ऑफिस में जमा करवा दो और कल से ड्यूटी पे आ जाना. धन्यवाद साहब, खूप खूप उपकार झाले. मैं ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आ जाना काम पर. उसके बाद तो साहब उसे पर ही लग गए थे. एक दिन साहब मैंने हॉस्पिटल में एक आदमी के साथ उसे देखा. वैसे हाथ बहुत पसंद आया तुम्हारा. म्हणजे? इंजेक्शन देती हो तो पता ही नहीं चलता. पता कैसे चलेगा? ध्यान तो कहीं और रहता है तुम्हारा. पता है तुम्हें? हाँ, सब पता है मुझे. कहाँ देखते हो, क्या सोचते हो, सब. वैसे ये मीठी मीठी बातें करने के अलावा और काम क्या करते हैं आप? बस एक छोटा मोटा रियल एस्टेट का कामकाज है. भगवान की दया से गरीब का पेट भर जाता है. भगवान आप जैसा गरीब सबको बनाए. आराम कीजिए. क्या कर रहे हैं आप? सोडा मला. इरादा क्या है आपका? सोचता हूँ तुझे भी मेरे जैसा गरीब बना ही दो. अच्छा, तो बना ही दीजिए. उसके बाद साहब वो वहां नहीं रोकी, वो गंदगी मेरे घर तक लेके आई. मुझे तो लगा था तुम पिछले हफ्ते आओगे. ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज. क्यों? अरे एक डील के चक्कर में पुणे गया होता मैं. झाली डील? मैं जाऊं और डील ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? पूरे 5 लाख का कमीशन उठाया इस बार. 5 लाख? राजा अब बस हो गया. मैं ऐसे चोरों की तरह चुपके चुपके तुमसे नहीं मिलना चाहती. तो बताओ क्या करना है? मुझे इस घर से बाहर निकालो. मैं तंग आ चुकी हूँ. दम घुटता है मेरा यहाँ. वो इंसान ना ही खुद आगे बढ़ता है और ना ही मुझे बढ़ने देता है. तो छोड़ दो उसे. अगले हफ्ते आता हूँ. सच? तुम्हारी कसम. राजा. सरिता, तो यह है तुम्हारे पैसे कमाने का धंधा और तुम्हें? हाँ? संतोष क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे. पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया. किसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है. अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मेरे घर से. और दोबारा तुम्हारी ये मनुष्य सूरत मुझे मत दिखाना. देख. तू क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? 2 कौड़ी के आदमी. मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, समझे? चलो राजा, चलो. उसके बाद साहब मैंने उसे मेरे जिंदगी से निकाल दिया. कोर्ट में लीगल प्रोसेस की मैंने डिवोर्स के लिए. मैडम, साहब कुठे? साहब वहाँ है. साहेब, साहेब मला एक कंप्लेंट करायची. कसली कंप्लेंट? साहेब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है. गलत हुआ? मतलब? सर मुझे लगता है कि मेरा अबॉर्शन कर दिया, वो भी बिना मेरा मर्जी के. देखिए, आप जो कुछ भी हुआ है हमें डिटेल में और साफ साफ बताइए. सर 3 महीने पहले डॉक्टर सावंत के पास गए थे. उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ.
मैं, मेरे पति, सास ससुर, हम सब खुश थे, लेकिन मेरे बच्चे के जन्म लेने से पहले एक टेंशन जन्म ले चुका था. आई तुला बोलो ना मी तिला समजावतो म्हणून. हे बघ चंदू, तू तुझ्या बायकोला काय ते समजाव. अगर इसने बच्ची को जन्म दिया ना तो इसे इसके बाप से 5 लाख रुपया लाने को बोल, वरना इसे और इसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं. लेकिन आई, मेरे बाबा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आधीच त्यांनी तुम्हाला 2 लाख रुपए दिले आहेत ना. मग बघ चंदू बघ, कैसी गिनती कर रही है. आणि काय ग, तेरे बाप से जो पैसे लिए वो मैंने अपनी अय्याशी के लिए लिए क्या? तेरे पति के काम धंधे के लिए लिए. समझी तू? जबान लड़ाती है. आई 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 तू शांत रहा, मी तिला समजावतो. देख आरती, अगर बच्ची पैदा करेंगे तो उसके शादी का, उसके दहेज का पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? अरे पहले उसे जन्म तो लेने दो. जन्म लेने के बाद क्या होगा? वो कुछ नहीं. अब ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं. मैंने सब सोच लिया है, सब पता कर लिया है. म्हणजे राजकोट में मेरा एक दोस्त है, जिससे मैं पता चलेगा बेटा है या बेटी. एक छोटा सा टेस्ट होगा, अगर बेटी होगी तो गिरा देंगे, बात खत्म. फिर अगले हफ्ते मेरे पति मुझे राजकोट लेकर चले गए. वहाँ पे एक छोटे से क्लिनिक में मेरा टेस्ट करवाया गया. क्या हुआ डॉक्टर साहब? जय माता दी. सर, मेरे पति और सास को लड़की नहीं चाहिए थी. लोगों ने उस वजह से मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया था. और तो और उन लोगों ने मुझे बिना बताए मेरा अबॉर्शन करवाया. उस वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब होती चली गई. मुझे इन्फेक्शन भी हो गया. और उसके बाद तो लोगों ने मुझे मेरे मायके भेज दिया. आणि आता तर काय, माझ्या नवऱ्याने दुसरं पण लग्न केले. सर, ये मेरे रिपोर्ट्स जिंदगी बर्बाद करून टाकली होती त्यांनी माझी. और कहाँ हुआ था ये अबॉर्शन? सर, वो मेरे पति मुझे भवानी सहारी केंद्र में लेके गए थे. और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता. सर, आरती के मुताबिक वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी. अगर ये सच है तो फिर एबॉर्शन इलीगल है, क्योंकि ना 2 मेडिकल ऑफिसर्स को कंसल्ट किया गया था और ना ही आरती की कंसेंट ली गई थी. और दूसरी बात, ये आरती का पति चंदू भी उसे लेकर भवानी सारी केंद्र गया था. और ना हो भवानी सारी केंद्र का इस इलीगल अबॉर्शन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है. अपने इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ. सगळ्या गावात कुणीतरी असा असेलच ना जो सरिता मोरे, सरिता देवळे, डॉक्टर मोरे, डॉक्टर देवळे की सच्चाई को जानता होगा. सर, अरे भाई सुनो, क्या हो रहा है? अरे भाई टेंशन मत लो, ऑपरेशन चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा. मैडम, क्या हुआ है? मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको. माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं. आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम. अगर आपका दवाखाना ना होता तो ना जाने क्या हो जाता. अरे ये सब तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी आपको अच्छी सी मिठाई लानी चाहिए. सबका मुंह मीठा कीजिए. जी, मैं अभी लेके आता हूँ. जी. ये क्या ताई, आपने वापस पान तंबाकू खाया? मैंने आपसे कहा था ना, पान तंबाकू बिल्कुल बंद. अगली बार से अगर से पान तंबाकू खाया ना आपने तो इतना बड़ा इंजेक्शन दे दूंगी आपको. समझ गई? डॉक्टरनी मैडम, मुंह मीठा कीजिए. अरे दिनकर आओ, किस लिए? हमारे बेटे का रिजल्ट है, फर्स्ट क्लास से पास हुआ मेरा बेटा. अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो. पूरा लीजिए. नहीं बस. ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ. उसके परीक्षा के टाइम जब बुखार हुआ था, आपने ठीक किया था, तभी ये सब हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता. अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है. सरिता,
एमएलए साहब के घर भी जाना है, याद है ना? नहीं हाँ चलेगा? नहीं आप जाइए, मैं 5 मिनट में पेशेंट को देख के आती हूँ। में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने जागरूक प्रचार चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब भी अपने दकियानूसी विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भी अगर लिंग भेद की जांच होती, बेटी जानकर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो ये किसका दोष है? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? बहरहाल हर बार भवानी साड़ी शॉप का नाम सामने आने पर पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज कर दी और एक एक सिरे को टटोलने लगी। डॉक्टर सरिता मैडम, अरे वो तो साक्षात भगवान का दूसरा रूप है। ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है उन्होंने। सर हाँ शिंदे, क्या है नई जानकारी? सर गांव में बहुत लोगों से बात की, गांव के लोगों के मुताबिक तो वो भगवान है, उसने कई लोगों की जान बचाई। कहीं नहीं, गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश है ये, ताकि किसी को शक ना हो। सर इसके अलावा सत्यम क्लिनिक के वेस्ट से हमें लीड मिली है। सर ये देखिए बिल्स, होम साइड डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्स है, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूटर, इसी के यहाँ से सारी दवाइयाँ आती है। लेकिन सर बिल सत्यम क्लिनिक के नाम पे नहीं होते, बल्कि लक्ष्मी मेडिको के नाम पे होता है। अगर इनकी खुद की क्लिनिक है तो ये लोग दवाइयाँ दूसरे के नाम से क्यों लेते हैं? तो हैरानी की बात यह है कि सत्यम क्लिनिक से करीब 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मी मेडिको नाम की एक दुकान भी है। हमने वहाँ भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके यहाँ की दवाई तो किसी और ही डिस्ट्रीब्यूटर से आती है। शिंदे, उछला या होम साइड डिस्ट्रीब्यूटरला, शायद वही इन लोगों से मिला हुआ है। साहेब, मी देवाची शपथ घेऊन सांगतो, मुझे इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी एजेंसी से एक फर्जी दुकान को दवाइयाँ बेची जाती हैं। ऑर्डर फॉर्म पे सिर्फ डॉक्टर का नाम लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूरा नहीं है। बिना ये सब कुछ देखे तुम डिलीवरी भी दे देते हो और अब कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। साहब, मुझे पता है कि लक्ष्मी मेडिको नाम की मेडिकल की दुकान है, वहां से हमेशा कॉल आता था, लेकिन उन लोग ने हमें कभी डिलीवरी देने ही नहीं दी थी। वहां से हमेशा एक बंदा आकर डिलीवरी लेकर चला जाता था, तो इसमें शक करने की कोई वजह भी नहीं हुई ना साहब। क्या हुआ सर? यही तो हमें भी जानना है कि क्या क्या हुआ है। देख यशवंत, तू बाल बच्चे वाला आदमी, अगर कुछ गलत हो गया तो तेरे अस्पताल के मालिक तो बड़े बड़े वकील कर लेंगे, शायद छूट भी जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तू तो सीधा अंदर जाएगा और तेरे बाल बच्चे तो रास्ते पे आ जाएंगे। सपोज सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बस काम करता हूँ, वो लोग जो कहते हैं वही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ सर। यशवंत, ये मैं जानता हूँ, कोर्ट में तुम्हारी ये बात कौन सुने? तुम तो 5-7 साल के लिए अंदर चले जाओ। अरे नहीं साहब, मुझे बचा लो, आप जो बोलोगे सो करने के लिए। तो अच्छा एक बात बताओ, इस सत्यम क्लिनिक में कभी किसी की मौत हुई है या फिर कोई परमानेंटली अपाहिज हो गया हो? कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है तुम्हें? जानवी का एक लड़के के साथ अफेयर था, हमें भी उस लड़के से कोई आपत्ति नहीं थी, मगर जैसे ही जानवी की प्रेग्नेंट होने की खबर आई, वो लड़का किसी को बगैर बताए कहीं चला गया। जानवी ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थी, उसे यकीन था कि वो लड़का लौट आएगा, मगर वो जब नहीं आया तब हम टूट गए और फिर हमने वो सत्यम क्लिनिक में जाकर चुपचाप ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। लेकिन जानवी की मौत कैसे हुई? पता नहीं साहब, शायद ऑपरेशन के टाइम पे कुछ हुआ होगा, हमें तो सिर्फ लाश ही मिली। तो आपने वहाँ डॉक्टर से कुछ पूछा नहीं? पूछा था, मगर उन्होंने हमको धमकी दी। हमें कहा ये बात अगर किसी को कही दी तो ये बात फैल जाएगी और तुम्हारी इज्जत तो जाएगी, पर से पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे। तो हम डर गए साहब, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं कहा।
आपने ये सत्यम क्लिनिक ही क्यों चुना? 6,000 में काम हो जाता है, सस्ता भी है, उसका नाम भी बड़ा था। लेकिन साहब, हमें क्या पता था हमारी बेटी। सर, जानवी के माता पिता ने स्टेटमेंट दे दी है। इसके अलावा ये कुछ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज है जो हमने कॉर्पोरेशन से मंगाई थी, जो डॉक्टर मोरे ने इशू की, और ये सभी फर्जी है। शिंदे, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। शंकर से कह दो कि अपना जाल बिछा दे। वरात कोणाची काढायची? एक साड़ी की दुकान, और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन विनय मयेकर को भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्हीं की मदद से केस को सुलझाया जा सकता है। सर, वो क्या है ना कि मेरी बीवी का कहना है कि बच्चा गिराना पाप है। ऐसा पाप वगैरह कुछ नहीं होता है, और तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। बस उसे चेकअप करवाने के बहाने से कल यहाँ ले आना। ठीक आहे सर. साहेब, डॉक्टर मॅडमने भेटून थोडं बोलू शकतो? थोडं तसल्ली करणार ना इसकी. अच्छा, चलो. साहेब, काय घबरायचं कारण नाही ना? अरे नहीं नहीं, काय घबरताय तुम्ही? नाही, तीसरी बार है ना इसकी. अरे ऐसा कुछ होता नहीं, हमने कई बार किया ये. चल सरिता, ये सुधाकर है. नमस्कार मैडम. बात हो गई इनसे, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं. मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. देखिए, आप सिर्फ अपने पत्नी को कल सुबह 8 बजे यहाँ लेकर आइए, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा. हेलो सब शंकर बोलतोय. हाँ बोल शंकर. साहेब, आधा काम तो हो गया. ठीक है. शिंदे, डॉक्टर मयेकर को इन्फॉर्म कर दो कल सुबह 8 बजे. सर. आराम से, आराम से प्रदीप, आराम से, आराम से, आराम से. कुछ नहीं होगा प्रदीप, कुछ नहीं. अंदर. एक मिनट, जो जहां है वैसे ही रुकिए. ये क्या बदतमीजी है? यहाँ सर्जरी चल रही है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते. बाहर जाइए. देखिए, ये कोई पेशेंट नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल है, कांस्टेबल अनीता. क्या? थैंक यू अनीता. वेलकम सर. और ये डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, और हाँ, असली है. इन्हें इनका काम करने दीजिए. एक काम करो, सब सामान और डॉक्यूमेंट्स सब कर लो और टेस्टिंग के लिए ले चलो. देखिए, आप हमारे सामान को हाथ नहीं लगा सकते. मैंने किया क्या है? ये जो भी पूछे उन सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए. हाँ, क्या मैं आपके मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? ये लीजिए. सर, ये सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं. शिंदे, यहाँ के सारे लोगों को हिरासत में ले लो. चलिए मैडम, अब आप अपनी प्रैक्टिस जेल में चल के करिए. बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आपको वहाँ पे. चलिए. देखिए, मेरी बात सुनिए. आप छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़िए. मेरी बात तो सुनिए. सारा सामान जब्त कर लो और हॉस्पिटल को ताला लगा दो. चलो. एक मिनट, ये क्या हो रहा है? काजल, देखो ना, बोला है ना मुझे छोड़ने को. मुझे मंत्री जी से बात करने दीजिए. जिससे बात करनी है बात कर लो, लेकिन पुलिस स्टेशन चल के इसे भी लेके चलो. चलो. ये क्या तरीका है? मेरी बात सुनिए. आप ऐसे नहीं कर सकते. मेरी बात तो सुनिए. हाँ तो राजा साहब, वाह, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की तुमने सरिता से. नकली सर्टिफिकेट्स बनवाए, पूनम नगरी पतपेड़ी के अकाउंट में 40 लाख रुपए जमा करवाए. गैर कानूनी काम के सड़क पे बहुत आगे निकल गए थे तुम, लेकिन ये भूल गए कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है. साहब, हमारे ख्याल मिलते थे, हम दोनों में ही आगे बढ़ने की आग थी, और हम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे. एक साथ हो गए,
मेरी मेहनत और इसका दिमाग। वाकई बहुत मेहनत की तुमने। अब वक्त आ गया है उस मेहनत के फल खाने का। मुझे कबूल है कि मैंने बिना डिग्री के प्रैक्टिस की। उसके पहले मैं जिस अस्पताल में नर्स थी वहाँ मैंने ये सारा काम किया था। बस पैसा और नाम डॉक्टरों को मिलता था, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से ये सारा काम सीख लिया था। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, एक तजुर्बेकार दाई को अपने साथ ले लिया। मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, पर बड़ी से बड़ी डिग्री रखने वाले डॉक्टरों से क्या गलतियाँ नहीं होती? दूसरों की गलतियां गिनाकर तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती सरिता। तुमने बिना किसी पढ़ाई, बिना किसी ट्रेनिंग के इतना बड़ा काम शुरू किया जिसमें लोगों की जान दांव पे लगी होती थी, और अपना नाम, अपना पैसा कमाने के चक्कर में तुमने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं। अब तुम्हारे सारे गलतियों की सजा तुम्हें कानून देगा। ये जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर फर्जी हो, लेकिन जब सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा हो तो सावधानी बरतना और जानकारी हासिल करना हमारा हक है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और इसी का फायदा उठाते हैं सरिता और राजा जैसे लोग, और कई मासूम जिंदगियां इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं। सिर्फ पहनावे और रहन सहन में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, अपनी पिछड़ी हुई मानसिकता और सोच से बाहर आना जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।